अब जो है हम सीजर को शुरू करते हैं। तो सीजर डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले सीजर की हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या कहता है? इट इज अ पैरोक्सिस्मल इवेंट ड्यू टू हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस डिस्चार्जेस which usually result in altered sensation, perception and motor activity। ये एक पैरोक्सिस्मल इवेंट होता है सीजर। पैरोक्सिस्मल मतलब आउट ऑफ अ सडन इवेंट होता है, जो कि होता है ड्यू टू हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस डिस्चार्जेस फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ओके, आपको पता है आपके सीएनएस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन का कॉर्टेक्स और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सारे आपके हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस डिस्चार्जेस आ रहे हैं, ये ब्रेन के कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, ना कि स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि रिजल्ट करते हैं तीन चीजों के अंदर: अल्टर्ड सेंसेशन, परसेप्शन एंड मोटर एक्टिविटी। अब परसेप्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, सेंसरी एबनॉर्मलिटीज हो रही है और मोटर एबनॉर्मलिटीज हो रही है। तो हमेशा आप जो है सीजर को ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ मोटर प्रॉब्लम होगी, मतलब हाथ वगैरह इधर उधर फेंकते रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है और अवेयरनेस के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी सीजर के पेशेंट के अंदर। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अब सीजर और एपिलेप्सी एक्चुअली दो अलग टर्म्स है। सीजर जो है ये बड़ा वाला टर्म है, उसके अंदर कुछ केसेस जो होते हैं वो आप एपिलेप्सी बोल सकते हो। ठीक है, तो एपिलेप्सी के आपको ये तीन डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन आपकी एपिलेप्सी की कहती है कि एटलीस्ट देर आर मोर देन इक्वल टू टू अनप्रोवोक्ड सीजर्स अकरिंग मोर देन 24 आवर अपार्ट। मतलब दो या फिर दो से ज्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर्स होने चाहिए, जो कि मोर देन 24 आवर्स अपार्ट पे होनी चाहिए। तो ये पहला सीजर अटैक, और मिनिमम 24 आवर्स के बाद दूसरा सीजर का अटैक होना चाहिए, और दोनों सीजर के अटैक जो है वो अनप्रोवोक्ड होने चाहिए। तब हम जाके इसको क्या बोलेंगे? एपिलेप्सी बोलेंगे। ठीक है ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि वन अनप्रोवोक्ड सीजर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर सीजर्स एट 60% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। कि एक अनप्रोवोक्ड सीजर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए फर्दर सीजर की नियरली 60% की ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये आपका सेकंड डेफिनेशन उस सीजर को एपिलेप्सी कहने का। अब आप बोलोगे कि भाई हम एक अनप्रोवोक्ड सीजर आने के बाद की प्रोबेबिलिटी कि सीजर आएगा ये कैसे कैलकुलेट करेगा? इसके तो कुछ मेथड होता है, जैसे कि ईईजी से जो है आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% या फिर 60% से ज्यादा आती है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो फिर वो आपको हम क्या बोल देंगे? एपिलेप्सी बोलेंगे उसे। या फिर आप जो है एपिलेप्सी सिंड्रोम को डायग्नोस कर लो, तो भी हम जो है इसे एपिलेप्सी कहेंगे। तो ये तीन डेफिनेशन है आपके एपिलेप्सी की। ठीक है, अब एपिलेप्सी सिंड्रोम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो तीन डेफिनेशन क्या है एपिलेप्सी की? पहली कि एटलीस्ट देयर आर मोर देन इक्वल टू टू अनप्रोवोक्ड सीजर्स होने चाहिए अकरिंग मोर देन 24 आवर्स अपार्ट। या फिर एक अनप्रोवोक्ड सीजर हो लेकिन उसके बाद फर्दर सीजर की 60% प्रोबेबिलिटी हो और 10 ईयर्स। या फिर आपका एपिलेप्सी सिंड्रोम का डायग्नोसिस हो जाए। ये एपिलेप्सी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर आपका सीजर जो है ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो प्रोवोक्ड सीजर हो सकता है या फिर अनप्रोवोक्ड सीजर हो सकता है। लेकिन जो आपका एपिलेप्सी होता है ये हमेशा अनप्रोवोक्ड सीजर ही होता है। एपिलेप्सी हमेशा क्या होता है? एपिलेप्सी इज ऑलवेज अनप्रोवोक्ड सीजर। फिर हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस को हम यहाँ पर एपिलेप्टोजेनेसिस भी कह सकते हैं। कैसे होता है आपका सीजर, क्यों होता है? ड्यू टू हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस डिस्चार्जेस फ्रॉम द कॉर्टेक्स। होता कैसे है वो आपको समझाते हैं। आपका ये जो सेल है ये न्यूरॉन है, ब्रेन सेल है बेसिकली न्यूरॉन। पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मली आपके जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, वो आपके आरएमपी पे होते हैं, मतलब उनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिपोलराइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। आपके पास न्यूरॉन के ऊपर एक्ट करने वाले दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है ग्लूटामेट और दूसरा होता है गाबा। जो ग्लूटामेट है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वही जो गाबा है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या करते हैं वो? अगर वो देखें तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली डिपोलराइजेशन करवाएगा, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो आरएमपी मेंटेन करवाएगा। ठीक है, कैसे? अब आपका जो ग्लूटामेट होता है जब ये आता है तो ये वोल्टेज गेट सॉरी जब आपका ग्लूटामेट आता है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये लाइगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवाता है, और कैल्शियम जो है ये न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करता है, मेकिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब बेसिकली डिपोलराइजेशन करवा रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर से पॉजिटिव होता है, ये स्टिमुलेट करता है आपके सोडियम गेटेड चैनल्स को, क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल जो है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है। जैसे ही अंदर आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, आपके सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम भी अंदर जो है एंटर कर जाएगा, लीडिंग टू मोर डिपोलराइजेशन। लीडिंग टू मोर डिपोलराइजेशन। तो अब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो न्यूरॉन के पास सिर्फ ग्लूटामेट थोड़ी ना आएगा, ग्लूटामेट के साथ साथ गाबा भी आएगा। अब गाबा जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ पर जो आपका ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव कर रहा था। गाबा उसका उल्टा करेगा। गाबा क्या करेगा? जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बेसिकली स्टिमुलेट करेगा आपके क्लोरीन चैनल्स को, और क्लोरीन की एंट्री करवा देगा सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, लीडिंग टू
जो आपका ये पॉजिटिव बन रहा था ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू दिस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अब क्लोरीन की एंट्री से आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर इस ग्लूटामेट का और गाबा का एक सिंक्रनी होती है, मतलब बराबर लेवल्स के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन होता है और ज्यादा डिपोलराइजेशन नहीं होता, जब जरूरत होती है तभी होता है। ठीक है, लेकिन जब सीजर्स आते हैं तो सीजर्स क्यों आते हैं, क्योंकि जो आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट ये बढ़ जाता है, और जो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा ये घट जाता है। अब आपका ग्लूटामेट बढ़ जाने से क्या होगा, ज्यादा कैल्शियम अंदर एंटर करेगा, ज्यादा डिपोलराइजेशन होगा, और कम क्लोरीन अंदर एंटर करेगा, कम क्लोरीन एंटर करेगा, तो जिससे आपका डिपोलराइजेशन कितना होगा, ज्यादा होगा। आपके हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस के डिस्चार्जेस प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, रिजल्टिंग इनटू द सीजर्स, रिजल्टिंग इनटू थ्री थिंग्स जो कि मैंने बताया था, अल्टर्ड सेंसेशन, परसेप्शन एंड मोटर एक्टिविटी। ठीक है, हाँ जी, तो ये होता है आपका एपिलेप्टोजेनेसिस। अब ये कैल्शियम के चैनल्स लाइगैंड गेटेड क्यों होते हैं वो भी अगर समझाओ तो देखो, कैल्शियम के चैनल्स कब ओपन हो रहे हैं, जब ग्लूटामेट उनके पास आ रहा है। तो ग्लूटामेट क्या है, एक लाइगैंड है, जब वो कैल्शियम चैनल्स पर बैठेगा तब जाके कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर जो कैल्शियम के चैनल्स है वो लाइगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स है। और जब अंदर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो रहा है तब जाके आपके सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो सोडियम के चैनल्स है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ILAE 2014 डेफिनेशन, एपिलेप्सी कैन बी डायग्नोज्ड आफ्टर। अब एपिलेप्सी की हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी थी। पहला, एक तो एपिलेप्सी सिंड्रोम होना चाहिए, दूसरा एक अनप्रोवोक्ड सीजर हुआ तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद 60% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सीजर आए विद इन 10 ईयर्स, या फिर मोर देन इक्वल टू 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स हो विथ, जिससे और इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 24 आवर्स हो। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी एपिलेप्सी की। तो अब इसमें से कौन सी डेफिनेशन लाया करती है, वन प्रोवोक्ड सीजर नहीं, टू अनप्रोवोक्ड सीजर मोर देन 24 आवर अपार्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड। वन फेब्राइल सीजर नहीं, फेब्राइल सीजर जो होता है ये प्रोवोक्ड सीजर होता है। वन अनप्रोवोक्ड सीजर विद नॉर्मल ईईजी, नॉर्मल ईईजी थोड़ी ना, क्योंकि अगर नॉर्मल ईईजी होगा तो रिकरेंस का चांस बहुत लो होगा, और आपको रिकरेंस का चांस तो जो है 60% से ज्यादा चाहिए विद इन 10 ईयर्स दैट टू। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर डिसऑर्डर। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं सीजर डिसऑर्डर को, तो हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक फोकल सीजर्स और एक होता है जनरलाइज सीजर्स। जो फोकल सीजर्स होता है इसके अंदर आपका एक ही बॉडी पार्ट मूव करेगा, क्योंकि डिस्क्रीट लीजन होगा। फोकल सीजर्स को पहले पार्शियल सीजर्स के नाम से जानना जाता था। फोकल सीजर्स के अंदर सिर्फ एक बॉडी पार्ट आपका मूव करेगा, और डिस्क्रीट लीजन होगा आपके फोकल सीजर्स में। कैसा लीजन होगा, डिस्क्रीट लीजन होगा। लेकिन जनरलाइज सीजर के अंदर क्या होगा ना, कि कंप्लीट बॉडी, आपकी पूरी की बॉडी जो है मूव करेगी, क्योंकि जो लीजन होगा ब्रेन के अंदर वो डिफ्यूज लीजन होगा। लीजन कैसा होगा, लीजन आपका डिफ्यूज लीजन होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि अब ये डिस्क्रीट लीजन क्या क्या हो सकता है। डिस्क्रीट लीजन आपका ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है कॉर्टेक्स के अंदर, ब्रेन के कॉर्टेक्स के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है लीडिंग टू दी फोकल सीजर्स। और डिफ्यूज लीजन क्या हो सकता है, डिफ्यूज लीजन आपका कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या फिर ड्रग्स हो सकते हैं लीडिंग टू दी जनरलाइज सीजर्स। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हम बात करते हैं कि जनरलाइज, ये क्वेश्चन देख लो, जनरलाइज सीजर इज सीन इन हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक, अल्कोहल विड्रॉल, टॉक्सिन्स रिलेटेड, हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इन तीनों के अंदर आपको जनरलाइज सीजर जो है देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं एटियोलॉजी, एटियोलॉजी ऑफ द सीजर डिसऑर्डर। ठीक है, अब एटियोलॉजी के अंदर आपको एक निमोनिक याद रखना है, विटामिन डी, विटामिन डी, जहां पर वी आता है आपका वैस्कुलर कॉज। वैस्कुलर कॉज क्या होगा, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक। आई स्टैंड करेगा फॉर इन्फेक्शन, कौन से इन्फेक्शन, सीएनएस के इन्फेक्शन। टी स्टैंड करता है फॉर ट्रॉमा, ए स्टैंड करता है फॉर ऑटो इम्यून डिसीजेस, एम स्टैंड करता है फॉर मेटाबॉलिक कॉजेस। अब मेटाबॉलिक कॉजेस के अंदर सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी जो कि प्रेसिपिटेट करती है सीजर को, वो होती है आपकी हाइपोनेट्रीमिया। मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी जो कि सीजर को प्रेसिपिटेट करती है, वो होती है आपकी हाइपोनेट्रीमिया। इडियोपैथिक भी हो सकता है आपका सीजर, न्यूप्लास्टिक मतलब किसी ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, या फिर सेकेंडरी मेटास्टेसिस के कारण भी हो सकता है, या फिर ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स के कारण भी हो सकता है, या फिर किसके कारण हो सकता है, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स के कारण। तो आपको अगर ऐसे ऊपर ऊपर से जानना है कि कौन से ड्रग्स और टॉक्सिन जो है एक्चुअली सीजर डिसऑर्डर को प्रेसिपिटेट करवाता है, तो ये तीन नाम आप याद कर लो, एंटी मलेरियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स और आपके एंटीवायरल्स। एंटी मलेरियल्स में कौन कौन से, क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन। एंटी
माइक्रोबियल्स में कौन से, बीटा लैक्टम्स एंड क्विनोलोन्स, एंटीवायरल्स में कौन से, असाइक्लोविर एंड गैनसाइक्लोविर। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको ये ड्रग्स अवॉइड करनी है हर पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये ड्रग्स प्रेसिपिटेट करती सीजर में? नहीं, आपको ये ड्रग्स सिर्फ उन्हीं के अंदर अवॉइड करनी है जिनको ऑलरेडी सीजर डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ऑलरेडी उनको आता रहता है सीजर, तो उनके अंदर बस ये ड्रग जो है अवॉइड करनी है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट करते हैं सीजर को। ठीक है, बाकी के पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली कि वो ड्रग्स है जो आपके बेसिकली लीड करते हैं टू सीजर्स, जिसका अगर आप देखोगे निमोनिक क्या है, ओटिस कैम्बिल, ओटिस कैम्बिल, जहां पर ओ स्टैंड करता है फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट, टी स्टैंड करता है फॉर ट्रामाडोल जो कि आपका बेसिकली एनाल्जेसिक होता है, आई स्टैंड करता है फॉर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट इज आइसोनियाजेड, एस स्टैंड करता है फॉर सिंपैथोमाइमेटिक्स, सी स्टैंड करता है फॉर कोकेन, ए स्टैंड करता है फॉर एम्फेटामिन, एम स्टैंड करता है फॉर मिथाइलजैंथीन, पी स्टैंड करता है फॉर फिनाइल साइक्लिडीन, बी और ई दोनों में विड्रॉल है, आपको याद रखना है, बेंजोडाइपिन विड्रॉल और इथेनॉल विड्रॉल, क्योंकि बेंजोडाइपिन तो खुद से आपका सेडेशन कॉज करता है, वो सीजर्स कॉज ही नहीं कर सकता, तो बेंजोडाइपिन का विड्रॉल जरूर सीजर्स कॉज कर सकता है, और इथेनॉल का भी विड्रॉवल जरूर सीजर्स कॉज करता है, और लिथियम, ये सारे वो ड्रग्स है जो कि बेसिकली आपके सीजर्स प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको फोकल सीजर का कोई पेशेंट दिखे तो आप जो है पहले सीटी और एमआरआई करिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोकल सीजर ज्यादातर जो है आपकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है, तो सीटी और एमआरआई पर ये जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कॉर्टेक्स के अंदर आप बहुत इजीली देख सकते हो। लेकिन अगर पेशेंट आता है जनरलाइज सीजर के साथ, तो जनरलाइज सीजर के अंदर आप जो है हिस्ट्री पूछोगे पेशेंट को। हिस्ट्री क्यों पूछोगे? क्योंकि अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आपको पता चल जाएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण जनरलाइज सीजर आया होगा, या फिर अगर टॉक्सिन्स की हिस्ट्री है, ड्रग्स की हिस्ट्री है पेशेंट के अंदर, तो उससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि जनरलाइज सीजर हो रहा है या नहीं। तो जनरलाइज सीजर के साथ अगर पेशेंट आता है तो पहले हिस्ट्री लो, और अगर फोकल सीजर के साथ पेशेंट आता है तो पहले सिटी और एमआरआई कराओ और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को चेक करो। ठीक है, हाँ, एक यहाँ पर 3 लाइन हमारी रह गई पढ़नी कि मैंने बताया कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक जो होता है ये भी प्रेसिपिटेट करता है सीजर को। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रोक के अंदर दो टाइप्स होता है एक्चुअली, इस्केमिक, हेमोरेजिक। इस्केमिक के अंदर फिर से 2 टाइप होते हैं, एम्बोलिक और एक होता है थ्रोम्बोटिक। तो जो एम्बोलिक स्ट्रोक होता है वो आपका सबसे ज्यादा एपिलेप्टोजेनिक होता है, ये आप याद रखें, एम्बोलिक स्ट्रोक जो होता है इट इज मोस्ट एपिलेप्टोजेनिक। फिर हम बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया डजंट अफेक्ट हार्ट एंड हाइपोकैलेमिया डजंट अफेक्ट ब्रेन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि सोडियम के लेवल्स बढ़े या फिर घटे इनका हार्ट से कोई लेना देना नहीं होता, और पोटेशियम के लेवल्स बढ़े या घटे इनका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता। फिर हम बात करते हैं आपके सबसे पहले फोकल सीजर्स के बारे में। देखो, फोकल सीजर्स को हम जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। ओके, कैसे बांट सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, अवेयरनेस। एक्चुअली ये तीनों जो टर्म्स है सिनोनिमस है, मतलब इन एक दूसरे की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉस ऑफ कॉग्निशन हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर लॉस ऑफ अवेयरनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बेसिस पर हम फोकल सीजर्स को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला फोकल सीजर्स विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस, मतलब जिसमें अवेयरनेस जो है चली जाती है, या फिर फोकल सीजर्स दूसरा जो है वो है फोकल सीजर विथ इंटैक्ट अवेयरनेस। जो आपका बेसिकली फोकल सीजर है विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस उसको हम डिसकॉग्निटिव फोकल सीजर्स भी कहते हैं, और जो आपका फोकल सीजर है विथ इंटैक्ट अवेयरनेस उसको हम नॉन डिसकॉग्निटिव फोकल सीजर्स भी कहते हैं। ओके, सिमिलरली ये जो पार्शियल वाली आपकी नेमिंग है ये पुरानी नेमिंग है, अभी याद ना रखोगे तो भी चलेगा इसको। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन को तो कर दिया आपके फोकल सीजर का 2 भागों में, फोकल सीजर विथ इंपेयर्ड अवेयरनेस एंड फोकल सीजर विथ इंटैक्ट अवेयरनेस। ठीक है, अब ये तो 2 हो गए आपके टाइप्स फोकल सीजर के। तीसरा टाइप होता है फोकल सीजर का विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन, फोकल सीजर विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन। क्या होता है ना, मैंने बताया आपको फोकल सीजर के अंदर कोई भी एक पार्ट आपकी बॉडी का मूव करते रहता है। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये मूव क्यों करता है? ड्यू टू डिस्क्रीट लीजन इन दी ब्रेन कॉर्टेक्स। हाँ जी, कोई लीजन होता है, डिस्क्रीट लीजन होता है ब्रेन कॉर्टेक्स के अंदर, जिसके कारण एक बॉडी पार्ट मूव करते रहता है अचानक से। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस डिस्क्रीट लीजन के आजू बाजू में बहुत सारा सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत सारा सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, तो इनिशियली तो फोकल सीजर आएगा, लेकिन उस सेरेब्रल एडिमा के कारण ये फोकल सीजर जो है जनरलाइज सीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इनिशियली तो एक ही बॉडी पार्ट आपका मूव करते रहेगा जिसको हम फोकल सीजर भी कहेंगे, लेकिन बाद में लेटर ड्यू टू दिस सेरेब्रल एडिमा पूरी की पूरी बॉडी जो है आपकी सीजर के अंदर चली जाएगी, पूरी की बॉडी जो है मूव करने शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? फोकल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं 2 ऐसी चीजें, टॉर्च पाल्सी एंड जैक्सोनियन मार्च, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके फोकल सीजर्स में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम उन 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, टॉर्च पाल्सी एंड जैक्सोनियन मार्च। ये ऐसी 2 चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपके फोकल सीजर्स के अंदर ही देखने को मिलेगी।
क्या होता है टॉर्ट पाल्सी और आपका जैक्सोनियन मार्च? देखो बताता हूँ। टॉर्ट पाल्सी बेसिकली आपको टॉर्ट पाल्सी के अंदर पोस्ट इक्टल पैरालिसिस देखने को मिलता है। पोस्ट इक्टल पैरालिसिस मतलब आफ्टर सीजर आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा उस पार्ट का जिसके अंदर बेसिकली फोकल सीजर आपको देखने को मिल रहा था। पोस्ट इक्टल पैरालिसिस देखने को मिलता है टॉर्ट पाल्सी के अंदर। और ये जो टॉर्ट पाल्सी है जिसके अंदर आपको पोस्ट इक्टल पैरालिसिस देखने को मिलता है, ये सेल्फ रिकवरेबल होता है। आपको कुछ करना नहीं होता, बस वेट एंड वॉच करो, अपने आप वो जो पोस्ट इक्टल पैरालिसिस है वो रिकवर कर जाएगा। जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है फोकल सीजर के अंदर, वो है आपका जैक्सोनियन मार्च। अब जैक्सोनियन मार्च क्या होता है, आप इस बंदे को याद रखो। जैक्सोनियन मार्च के अंदर क्या होता है, जो आपका लिम है, मान लीजिए अपर लिम के अंदर आपका फोकल सीजर आया, आपका पूरा अपर लिम मूव कर रहा है, लेकिन जो मूवमेंट्स है वो डिस्टली स्टार्ट होगी और फिर प्रॉक्सिमली जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, जो मूवमेंट्स है वो प्रॉक्सिमली स्टार्ट करेगी और डिस्टली मूव करेगी। ओके, ये होता है आपका जैक्सोनियन मार्च। अब जैक्सोनियन मार्च आपका अपर लिम का भी हो सकता है, लोअर लिम का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। बस जैक्सोनियन मार्च के अंदर आपको याद रखना है कि एक तो जो मूवमेंट्स है वो डिस्टली स्टार्ट होती है और फिर प्रॉक्सिमली जाती है, या फिर जो मूवमेंट्स है वो प्रॉक्सिमली स्टार्ट होती है और फिर डिस्टली जाती है जैक्सोनियन मार्च के अंदर। ये दोनों फिनोमेना टॉर्च पाल्सी और जैक्सोनियन मार्च ओनली एंड ओनली दे आर फाउंड इन फोकल सीजर। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करो। क्या कह रहा है सवाल? ये सवाल कह रहा है कि यू हैव जस्ट एडमिटेड अ यंग मैन with past history of seizure disorder who had just witnessed to have focal seizure. His family give description of sign of focal seizure involving left half of the body. Focal seizure था involving left half of body, जिसमें कोई history of loss of consciousness नहीं था। उसको 2 घंटे के बाद लाया। After the symptom onset, currently he is awake, conscious and oriented, but power of left upper limb is 0/5. जो पावर है लेफ्ट अपर लिम की वो कम हो चुकी है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट इक्टल पैरालिसिस हो चुका है। और विथ रेस्ट ऑफ न्यूरोनल एग्जामिनेशन विद इन नॉर्मल लिमिट, और जो आपका सीटी है वो भी नॉर्मल लिमिट के विद इन नॉर्मल लिमिट है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी। तो ऑब्वियसली ये क्या है, टॉर्च पाल्सी है। क्या हो रहा है, आपको फोकल सीजर हो रहा है लेफ्ट साइड में, और उसी लेफ्ट अपर लिम का जो पावर है वो आपको दिख रहा है कि 0/5 है। तो ये आपका क्या है, पोस्ट इक्टल पैरालिसिस का केस है, दैट इज द केस ऑफ टॉर्च पाल्सी। इसमें क्या होता है, ये सेल्फ रिकवरेबल होता है, इसलिए रीअसेस करो हम इसको 5 फ्यू आवर्स के अंदर, रीअसेस से फ्यू आवर्स, ये हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सेरेब्रल एंजियोग्राम क्यों नहीं करना? देखो सेरेब्रल एंजियोग्राम हम कब कब करेंगे, जब आपको सब एरेक्नोइड हेमरेज की हिस्ट्री होगी, तब आप सेरेब्रल एंजियोग्राम करोगे, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि एन्यूरिज्म वगैरह हो सकता है, जो आप जो है डायग्नोज कर सकते हो वाइस सेरेब्रल एंजियोग्राम। पर आपको जो हिस्ट्री दी गई है वो सब एरेक्नोइड हेमरेज की तो है नहीं। लंबर पंचर आप कब करोगे, जब सीएनएस का कोई इंफेक्शन हो, मेनिंजाइटिस, नेक रिजिडिटी, ऐसे आपको कुछ चीजें दिखाई दो तो आप लंबर पंचर करोगे। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, देखो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन जो है आपको तब करना पड़ सकता है जब आपको ऐसा लगे कि पेशेंट जो है फेक कर रहा है अपने सीजर के अटैक को, तब आपको जो है साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करना पड़ सकता है। लेकिन इस केस में ये तो क्लासिकल टॉर्ट पाल्सी है, इसलिए रीअसेस करो फ्यू आवर्स के अंदर। अब देखो दो चीजें होती है, एक होती है कि सुडो सीजर। क्या होता है सुडो सीजर? मतलब जिसमें जो पेशेंट है ये फेक करता है अपने खुद के सीजर्स को। क्या करता है? फेक करता है सीजर के अटैक को। तो अब सूडो सीजर और ट्रू सीजर को अब आप पहचानोगे कैसे? तो इसको पहचानने के लिए हम जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स को चेक करते हैं 30 मिनट्स पोस्ट इक्टल। प्रोलैक्टिन लेवल्स को चेक करते हैं 30 मिनट्स पोस्ट इक्टल। अगर इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल आ गए तो जो पेशेंट है वो सूडो सीजर था, उसको आज उसको जो सीजर आ रहा था वो सूडो सीजर था। सूडो सीजर का मतलब क्या था कि वो फेक कर रहा था अपने सीजर के अटैक को। और अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स आपके इंक्रीज आ गए तो फिर वो जो सीजर था वो ट्रू सीजर था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं मोटर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सीजर। अब मोटर मैनिफेस्टेशंस के अंदर कौन कौन से आते हैं? ये आपके मोटर मैनिफेस्टेशंस है फोकल सीजर के बेसिकली। तो मोटर मैनिफेस्टेशन आपका क्लोनिक हो सकता है, मायोक्लोनिक हो सकता है, टोनिक हो सकता है, एटोनिक हो सकता है। सॉरी, ये मोटर मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके फोकल सीजर की नहीं है, हर सीजर की मोटर मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो जनरलाइज सीजर हो चाहे वो फोकल सीजर हो। हर सीजर जो है ये 4 मैनिफेस्टेशन के साथ आ सकता है मोटर मैनिफेस्टेशन। पहला क्लोनिक। क्लोनिक मूवमेंट्स मतलब जर्की कंटिन्यूअस मूवमेंट्स होगी। ओके, जर्की कंटिन्यूअस मूवमेंट्स होगी आपके क्लोनिक सीजर के अंदर। फिर मायोक्लोनिक सीजर अगर है तो उसमें जर्की इंटरमिटेंट मूवमेंट्स होती है। कैसी मूवमेंट होती है? जर्की इंटरमिटेंट मूवमेंट्स। जर्की कंटिन्यूअस क्लोनिक, जर्की इंटरमिटेंट मायोक्लोनिक। टोनिक के अंदर जो आपकी मसल्स है उनका टोन इंक्रीज हो जाता है, और आपके अटोनिक के अंदर टोन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अटोनिक मैनिफेस्टेशन अगर होगा तो हमेशा आपको हिस्ट्री ऑफ फॉल जो है दी जाएगी। अटोनिक के अंदर हमेशा हिस्ट्री ऑफ फॉल जो है आपको दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने फोकल सीजर्स तो पढ़ लिए, हमने मोटर मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सीजर भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। जैसे कि नाम है, इसमें टोनिक और क्लोनिक मूवमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मूवमेंट्स देखने को मिलेगी?
टोनिक फेज और क्लोनिक फेज, ये दोनों फेजेस जो है आपको देखने को मिलेंगे जीटीसीएस के अंदर, दैट इज जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। और ये आपका टाइप है जनरलाइज सीजर का ही, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम है ग्रैंड माल एपिलेप्सी। दूसरा नाम क्या है? ग्रैंड माल एपिलेप्सी इसका नाम। तो जो पर्सन आएगा जिसको ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, उसको प्रीमोनिटरी सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब उसको प्रीमोनिशन रहेगा, उसको पता रहेगा कि अब सीजर आने वाला है। क्यों? मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है उसकी, सर डॉक्टर जी मुझे एब्डोमिनल पेन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सीजर का अटैक आने वाला है। पिछली बार भी जब सीजर का अटैक आया था ऐसे ही तरीके से, इसी तरीके के सिम्टम्स मुझे दिख रहे थे, इसी तरीके से मुझे पाल्पिटेशन हो रहे थे, एब्डोमिनल पेन हो रहा था। तो जो प्रीमोनिटरी सिम्टम्स होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होता है किसके अंदर? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर। और जब आपको सीजर आ जाता है तो इक्टल फेज के अंदर, बेसिकली इक्टल फेज को हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। इक्टल फेज के अंदर पहले होता है आपके पास टोनिक फेज 10 से 15 सेकंड्स के लिए, और उसके टोनिक फेज के बाद 10-15 सेकंड के बाद आपके पास होता है क्लोनिक फेज, जो कि लेस देन 1 मिनट के लिए रहता है, ठीक है। अब इक्टल फेज के अंदर मैंने बताया टोनिक फेज रहता है 10 से 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद होता है आपके पास क्लोनिक फेज लेस देन 1 मिनट के लिए। क्या होता है टोनिक फेज के अंदर? तो देखो, टोनिक फेज के अंदर सारे मसल्स की टोन जो है बढ़ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अपर लिम और लोअर लिम के मसल्स की जो है टोन बढ़ जाएगी। अपर लिम के फ्लेक्सर्स की टोन बढ़ जाएगी और लोअर लिम के जो है एक्सटेंसर्स की टोन जो है बढ़ जाएगी। क्योंकि अपर लिम के फ्लेक्सर्स की टोन बढ़ रही है और लोअर लिम के एक्सटेंसर की टोन बढ़ रही है, तो इसलिए डीकॉर्टिकेट रिजिड जो पोस्चर में आपका पर्सन आ जाता है, उस पोस्चर को हम कहते हैं डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी इस पोस्टर में आ जाता है। ये आपका डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी है, जिसमें आपके अपर लिम के फ्लेक्सर्स का टोन इंक्रीज कर चुका है और लोअर लिम के एक्सटेंसर्स का टोन इंक्रीज कर चुका है। साथ में जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स का भी टोन इंक्रीज कर जाएगा। जैसा ही इंटरकोस्टल मसल्स का टोन इंक्रीज करेगा, वो लंग को क्या करेंगे? लंग को कंप्रेस करेंगे। लंग को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं आपके इंटरकोस्टल मसल्स, जिससे अब क्या होगा? लंग के अंदर की जो सारी हवा है वो एक्सपायर करेगी बाहर। लेकिन जैसे ही वो एक्सपायर करने जाएगी, उनको एक और नई चीज पता चलेगी। क्या? कि जो लैरिंग्स के अडक्टर्स है, जो आपके वोकल कॉर्ड्स है, वो एक दूसरे के पास आ चुके हैं, क्योंकि अडक्टर्स ऑफ लैरिंग्स इनका भी जो टोन है वो बढ़ जाता है। जब अडक्टर्स ऑफ लैरिंग्स इनका टोन जो है वो बढ़ जाता है, तो वोकल कॉर्ड्स जो है एक्चुअली ये बहुत पास आ चुके हैं एक दूसरे के। वोकल कॉर्ड्स जो है बहुत क्या आ चुके हैं? पास आ चुके हैं। जो ग्लॉटिस है इसकी नियरली, ग्लॉटिस जो आपका क्लोज हो चुका है, बहुत नैरो ओपनिंग बची हुई है, बहुत नैरो ओपनिंग बची हुई है। और आपका इंटरकोस्टल मसल्स की टोन इंक्रीज होने के कारण बहुत फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द लंग्स। और ये सारा हवा जो बाहर जा रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम ए नैरो ऑरिफाइस। और ये जब एयर, इतना सारा हवा नैरो ऑरिफाइस से बाहर जाता है, तो इक्टल क्राई हमें सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? इक्टल क्राई सुनाई देता है। और चूंकि लंग्स का कंप्रेशन हो रहा है, सारा हवा हम बाहर भेज रहे हैं, तो साइनोसिस भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपके जो नेक के एक्सटेंसर्स होता है, उनका भी टोन जो है वो बढ़ जाता है। और चूंकि नेक के एक्सटेंसर्स का टोन बढ़ जाता है, तो वर्जिव हेड टर्निंग जो आपको देखने को मिलती है, जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो टोनिक फेज के अंदर बेसिकली सारे मसल्स का टोन बढ़ता है। क्या? अपर लिम के फ्लेक्सर्स का टोन बढ़ता है, लोअर लिम के एक्सटेंसर्स का टोन बढ़ता है, रिजल्टिंग इनटू डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। इंटरकोस्टल मसल्स का टोन बढ़ता है, रिजल्टिंग इनटू फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगेंस्ट क्लोज्ड ग्लॉटिस या फिर अगेंस्ट वेरी नैरो ऑरिफाइस, क्योंकि अडक्टर्स और जो है लैरिंग्स के, उनका भी टोन बढ़ जाता है। और नेक के एक्सटेंसर्स का टोन बढ़ने के कारण वर्जिव हेड टर्निंग जो है आपको देखने को मिलती है। जब 10 से 15 सेकंड का आपका ये टोनिक फेज खत्म होता है, तो उसके बाद फॉर लेस देन 1 मिनट आपका क्लोनिक फेज एग्जिस्ट करता है। क्लोनिक फेज के अंदर क्या होगा? जर्की कंटिन्यूअस मूवमेंट्स होगी, विगरसली शेक करेगा आपका पर्सन, और फ्रॉदिंग होगी साथ में। क्या होगी? फ्रॉदिंग होगी साथ में, ठीक है। हाँ जी। अब जब टोनिक फेज हो गया, क्लोनिक फेज भी हो गया, अब उसके बाद आपका इक्टल फेज जो है टोनिक और क्लोनिक फेज के बाद खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है आपका इक्टल फेज, और उसके बाद शुरू होता है आपका पोस्ट इक्टल फेज, मतलब पोस्ट सीजर वाला फेज। पोस्ट सीजर वाले फेज में जितने सारे लिम्स के अंदर आपका टोन बढ़ चुका था, अब वो टोन जो है बहुत डिक्रीज कर जाता है, और जो आपके लिम है वो लूज लिम बन जाता है, फ्लैसिडिटी आ जाती है। कैसे क्या आ जाता है? फ्लैसिडिटी आ जाता है, पूरे के पूरे शरीर के अंदर फ्लैसिडिटी आ जाता है। साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब जो आपके स्फिंक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी फ्लैसिडिटी आ जाता है, जिससे आपका जो यूरिन है ये अब कंट्रोल नहीं होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। और इनिशियली आफ्टर सीजर जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस होता है। फिर उसके बाद जब उसको होश आता है, तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होता है, और जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जाता है तो उसको हेडेक होता है। और ये हेडेक जो होता है ये ट्रांजिएंट हेडेक होता है। कैसे हेडेक होता है? ट्रांजिएंट हेडेक होता है। तो ये चीजें होती है आपके जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर। अब ये सवाल पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ इक्टल क्राई ऑफन हर्ड एट ऑनसेट ऑफ जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर? पेन, पहला ऑप्शन पेन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सीजर ऑनसेट, जी नहीं। सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, डी नहीं। फोर्स एक्सपिरेशन अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस ड्यू टू टोनिक फेस कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि फोर्स एक्सपिरेशन क्यों हो रहा था? ड्यू टू
इंक्रीज इन टोन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस। क्लोज ग्लॉटिस क्यों हो रहा था? ड्यू टू इंक्रीज इन टोन ऑफ एडेक्टर्स ऑफ लैरिंग्स ड्यू टू टोनिक फेस कॉन्ट्रैक्शन। टोनिक फेस के अंदर ही आपका जो इक्टल क्राई जो आपको दिखने को सुनाई आता है। फिर हम बात करते हैं आपके एब्सेंट सीजर्स के बारे में। जैसे जीटीसीएस जो है आपके जनरलाइज सीजर का ही टाइप है, वैसे ही आपके जो एब्सेंट सीजर्स है जिनको आप पेपिटिमल एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपके जनरलाइज सीजर्स का ही टाइप है। इनका एज ऑफ ऑनसेट जो होता है वो 4 से 8 साल का होता है। ये आपको एज ऑफ ऑनसेट जो है याद रखना है, आगे जाकर ये काम में आएगा। एज ऑफ ऑनसेट क्या होता है? 4 से 8 साल का होता है। इसमें आपको बिहेवियरल अरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बिहेवियरल अरेस्ट देखने को मिलेगा। स्टेयर लुक देंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है प्रेजेंट रहेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। जो आपका बच्चा रहेगा 4 से 8 साल के बीच में का, वो एकदम स्टेयरिंग लुक देगा कुछ टाइम के लिए। ओके, बट ये स्टेयर लुक शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, मतलब 30 सेकंड के लिए रहेगा। ऑन ऑन रिकवरी इस स्टेयरिंग लुक के खत्म होते ही जो है आपका जो बच्चा है वो आई ब्लिंक करेगा, लिप स्मैकिंग करेगा, जर्की मूवमेंट करेगा हैंड्स की। और ये सारी मूवमेंट्स जो कि आई ब्लिंकिंग, लिप स्मैकिंग, जर्की मूवमेंट्स ऑफ हैंड, ये ऑटोमेटिकली होगी, अपने आप होगी। वो खुद नहीं करेगा, अपने आप होती रहेगी। और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सटल मोटर साइंस कहते हैं। बहुत ज्यादा दिख के नहीं आएगी ये मोटर साइंस, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन्हें। आई ब्लिंकिंग, लिप स्मैकिंग एंड जर्की मूवमेंट्स ये आपको देखने को मिलेगा ऑन रिकवरी। मतलब पहले स्टेयर लुक आएगा जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा फॉर लेस देन 30 सेकंड्स। ऑन रिकवरी आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेगी, आई ब्लिंकिंग, लिप स्मैकिंग एंड जर्की मूवमेंट ऑफ द हैंड, और ये ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, कोई ऑरा एसोसिएटेड नहीं होता इन एब्सेंट सीजर्स। कोई ऑरा जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा प्रायर टू सीजर। प्रायर टू सीजर किसी टाइप का हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, विजुअल, किसी टाइप का हेलुसिनेशन आपको एब्सेंट सीजर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कंफ्यूजन। पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन जो होता है ये भी एब्सेंट होता है। पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एब्सेंस सीजर। फिर हम बात करते हैं कि ईईजी पे आपको कैसे देखने को मिलेगा। देखो, एब्सेंट सीजर का डायग्नोस्टिक एंड लोकलाइज करने के लिए आप जो है ईईजी को यूज करते हो। मतलब ईईजी जो है ये ना सिर्फ डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है आपके एब्सेंट सीजर के लिए, बल्कि लोकलाइजेशन, मतलब एक्चुअली लीजन है कहां पे, उसको भी लोकलाइज करने वाली मोडेलिटी जो है आपकी ईईजी है। ठीक है, तो ईईजी पे आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा? 2 to 4 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न आपको देखने को मिलेगा बाय हाइपर वेंटिलेशन ऑन द नॉर्मल बैकग्राउंड। अब आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है ईईजी वगैरह, थोड़ा समझो बात को। देखो, ये आपका ब्रेन है। अब आप ब्रेन के ऊपर क्या लगाते हो ना, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाते हो ताकि आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको कैप्चर किया जा सके। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड जो है वो लगाते हैं। अब ये आपका फ्रंटल लोब है सामने, पीछे ऑसिपिटल लोब है, ये आपके टेम्पोरल लोब है लैटरली, और ये बीच में जो है आपके पैराइटल लोब है। और ये जो एरिया है आपका सेंट्रल एरिया है ब्रेन का। ये तो हमने पहले नेम कर दिया आपके ब्रेन के पार्ट्स को। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला फ्रंटल, पीछे वाला ऑसिपिटल, सबसे लैटरल टेम्पोरल, और बीच में आपका पैराइटल, और सेंटर में आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं किसी भी सर्किट में। तो पहला इलेक्ट्रोड हमने लगाया फ्रंटल लोब पे और दूसरा लगाया आपके टेम्पोरल लोब पे। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमको जो ब्रेन से आए वो फ्रंटल पे पॉजिटिव आए और टेम्पोरल पे नेगेटिव आए। तो जहां पर भी पॉजिटिव सिग्नल आएगा ऑब्वियसली वहां पर डिपोलराइजेशन ज्यादा हो रहा होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जहां जिस साइड पर आपको इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव साइन दिख रहा है वहां पर ही लीजन होगा, वहां पर ही क्या होगा? लीजन होगा। इसीलिए जो आपका ईईजी है ये एक ऐसा मॉडलिटी है जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं सीजर का और लोकलाइज भी कर सकते हैं। किसको लोकलाइज कर सकते हैं? हम बेसिकली आपके लीजन को भी लोकलाइज कर सकते हैं ईईजी के थ्रू। वैसे ये जो मैंने इतना बताया इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मेरे को आपको इतना बताना था कि ईईजी के थ्रू हम डायग्नोस भी कर सकते हैं सीजर को और लोकलाइज भी कर सकते हैं लीजन को। अब आपको जो है हाइपर वेंटिलेशन पे कैसे, ऑन हाइपर वेंटिलेशन यू विल गेट दिस पैटर्न ऑफ 2 to 4 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न, जो कि आप देख सकते हो कि पहले नॉर्मल बैकग्राउंड था, यहां पर हमने हाइपर वेंटिलेशन शुरू किया है, इसलिए आपको जो है 2 to 4 हर्ट्ज वाला स्पाइक एंड वेव पैटर्न दिख रहा है। ये स्पाइक्स है और ये आपके वेव्स है। तो इसमें दिख रहे हैं ये आपका एक सेक्शन है 1 सेकंड वाला। ओके, तो इसमें 1 2 3 ये 3 वेव्स है और 3 स्पाइक्स भी है। तो 3 हर्ट्ज आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए 2 to 4 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न आपको देखने को मिलेगा बाय हाइपर वेंटिलेशन। देखो, हाइपर वेंटिलेशन से क्यों प्रेसिपिटेट होता है आपका ये एब्सेंस सीजर वो समझाता है। हाइपर वेंटिलेशन पे क्या होता है ना, एंड अगेंस्ट नॉर्मल बैकग्राउंड, देखो ये आपका बाकी का सारा नॉर्मल बैकग्राउंड है, जब हाइपर वेंटिलेशन किया तभी ये एब्सेंस सीजर का आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जो है देखने को मिले। देखो, हाइपर वेंटिलेशन से क्या होता है, जो आपका CO2 का प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप जो है सारा का सारा CO2 जो है हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हो। तो जब भी आपका CO2 का प्रेशर कम हो जाएगा ऑब्वियसली क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस जो है ये स्टिमुलेट करता है आपके पीएच सेंसिटिव थैलेमिक न्यूरॉन्स को।
रेस्पिरेटरी अल्कोलाइसिस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पीएच सेंसिटिव थैलेमिक न्यूरॉन्स को, और ये पीएच सेंसिटिव थैलेमिक न्यूरॉन्स जो आपके ग्लूटामेट होता है, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है आपके न्यूरॉन का, उस ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, रिजल्टिंग इनटू मोर कैल्शियम इन्फ्लक्स इनसाइड द न्यूरॉन्स। अब जब ज्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा न्यूरॉन्स के अंदर, तो ज्यादा डिपोलराइजेशन होगा, ज्यादा सीएनएस के डिस्चार्जेस, ज्यादा हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्जेस आएंगे, और बेसिकली आपका सीजर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये आपका हाइपर वेंटिलेशन का काम होता है। तो ये हमने एब्सेंट सीजर तो पढ़ लिया, लेकिन एक होता है आपका एटिपिकल एब्सेंट सीजर। अब एटिपिकल एब्सेंट सीजर की अगर मैं बात करूं, तो ये थोड़ा सा एब्सेंट सीजर से अलग है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, अटिपिकल एब्सेंट सीजर्स। हाँ जी, इसमें क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है ये लेस एब्रप्ट ऑनसेट का होता है, ज्यादा ड्यूरेशन का होता है एटिपिकल एब्सेंट सीजर के अंदर। देखो, एब्सेंट सीजर के अंदर भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट था, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन का था। कैसे था, शॉर्ट ड्यूरेशन का था, लेस देन 30 सेकेंड्स। ओके, लेकिन अटिपिकल एब्सेंट सीजर के अंदर पहली बात तो जो आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो लेस एब्रप्ट ऑनसेट का है एंड ज्यादा ड्यूरेशन का है। इमेजिंग के ऊपर आपको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। इमेजिंग के ऊपर जो है आपको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी इन अटिपिकल एब्सेंट सीजर्स। साथ में आपका जो आईक्यू होता है पेशेंट का वो लो होता है। ईईजी के अंदर आपको लेस देन 2.5 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न देखने को मिलेगा, और ये रेजिस्टेंट होता है टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए एटिपिकल एब्सेंट सीजर्स के बारे में। ये जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है लेस एब्रप्ट ऑनसेट का है, ज्यादा ड्यूरेशन का है। इमेजिंग के अंदर आपको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। आईक्यू लो है, ईईजी लेस देन 2.5 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न आपको देखने को मिलता है, और ये जो सीजर्स होता है दे आर रेजिस्टेंट टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। फिर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टिपिकल एब्सेंट सीजर्स। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला ऑप्शन है हाइपर वेंटिलेशन में प्रेसिपिटेट एपिसोड्स मोर देन फोटिक स्टिमुलेशन। करेक्ट है भाई, हाइपर वेंटिलेशन तो प्रेसिपिटेट करता ही करता है, और आपको ट्रू ही ढूंढना है। दूसरा, ईच इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव डिस्चार्जेस ऑन एबनॉर्मल बैकग्राउंड। देखो मैंने बताया था भाई कि एबनॉर्मल बैकग्राउंड के अगेंस्ट नहीं, नॉर्मल बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपको जो है 2 से 4 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न चाहिए, तब जाके आप जो है एब्सेंट सीजर को डायग्नोस कर पाओगे। रेमिशन इज ओनली इन 20% केसेस। गलत भाई, रेमिशन जो है ये 70% केसेस के अंदर है बाय 18 ईयर्स। बाय 18 ईयर्स रेमिशन इज ओन दी 70% ऑफ द केसेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा, ऑल ऑफ द तो बिल्कुल नहीं। फिर हम बात करते हैं आपके जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के बारे में। देखो, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ये तीसरा टाइप है आपके जनरलाइज सीजर का। पहला टाइप था जेटीसीएस, दूसरा टाइप था एब्सेंट सीजर, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। अब देखो, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का निमोनिक ही है जुवेनाइल, जिससे आप जो है सारी चीजें याद कर सकते हो। क्या, पहली बात तो जुवेनाइल ऑनसेट होगा, मतलब अर्ली एडोलेसेंस का ऑनसेट होगा जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के अंदर। कोई एटियोलॉजी हमें पता नहीं है कि क्यों होता है एक्चुअली ये जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, एटियोलॉजी के बारे में हमें कुछ पता नहीं। बट हमें ये चीज पता है कि मोस्ट कॉमन सीजर जो आपके जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के अंदर आता है वो होता है मायोक्लोनिक सीजर ऑफ अननोन एटियोलॉजी। देखो, नॉर्मली अगर आप देखोगे, नॉर्मली किसी भी पेशेंट के अंदर अगर मायोक्लोनिक सीजर आ रहे हैं, तो आप इन 3 चीजों की हिस्ट्री के लिए देखते हो। क्या हाइपोक्सिया है, क्या एट्रोफी हुई है क्या ब्रेन की, क्या ब्रेन को आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था क्या, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, कोई बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी है। आप इन 3 चीजों को देखते हो, क्योंकि यही 3 चीजें होती है जो कि किसी भी मायोक्लोनिक सीजर को जो है प्रेसिपिटेट करती है। आप इन 3 चीजों को देखते हो कभी भी अगर मायोक्लोनिक सीजर का पेशेंट आपके पास आता है तो। इसमें से हाइपोक्सिया और एट्रोफी जो है आप ये सीटी एमआरआई पर देख लेते हो। लेकिन मैंने क्या बताया कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है मायोक्लोनिक सीजर। हाँ, और ये इडियोपैथिक है, अननोन एटियोलॉजी, मतलब ये तीनों एब्सेंट होने चाहिए। और ये इसमें से हाइपोक्सिया और एट्रोफी जो है आप सीटी और एमआरआई से डायग्नोस कर लेते हो। तो जब भी पेशेंट आएगा जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का विद मायोक्लोनिक सीजर, आपको सीटी और एमआरआई का दिखेगा, नॉर्मल दिखाई देगा, क्योंकि हाइपोक्सिया और एट्रोफी और मेटाबॉलिक कॉजेस नहीं है इस मायोक्लोनिक सीजर के पीछे। ठीक है, नॉर्मल सीटी और एमआरआई जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप इस जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जो कि अर्ली एडोलेसेंट का इसका ऑनसेट होता है, अगर आप इसको अनट्रीटेड रखते हो, ट्रीट नहीं करते हो, तो फिर मेजोरिटी केसेस में आपको जो है जीटीसीएस का भी अटैक देखने को मिलेगा, और 1/3 केसेस में जो है आपको एब्सेंट सीजर का भी अटैक जो है देखने को मिलता है। तो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में जीटीसीएस भी देखने को मिलता है, मायोक्लोनिक सीजर भी देखने को मिलता है, और आपको जो है एब्सेंट सीजर भी देखने को मिलते हैं। पर मोस्ट कॉमन जो है मायोक्लोनिक सीजर होता है। 1/3 केसेस में आपको एब्सेंट सीजर भी देखने को मिलेंगे, और अगर अनट्रीटेड रखा तो मेजोरिटी केसेस में आपको जो है जीटीसीएस भी देखने को मिलता है। और इसका जो मायोक्लोनिक सीजर होता है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का, उसकी एटियोलॉजी बिल्कुल पता नहीं होती है। सीटी और एमआरआई जो होता है वो नॉर्मल होता है। फिर अगर इस निमोनिक को कंप्लीट करें जुवेनाइल के, तो जुवेनाइल ऑनसेट है, अननोन एटियोलॉजी है। जो मायोक्लोनिक जर्स आते हैं उनका डायर्नल वेरिएशन होता है।
मतलब ऑन अवेकनिंग ज्यादा आपको जो है मायोक्लोनिक जर्स देखने को मिलेंगे। ऑन अवेकनिंग ज्यादा मायोक्लोनिक जर्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि जब जब आप नींद से उठोगे तब जो है ज्यादा आपको मायोक्लोनिक जर्स जो है देखने को मिलेंगे। दे विल बी एक्सरबेटेड बाय फटीग एंड अल्कोहल। एक्सजरेटेड हो जाएंगे आपके ये जो मायोक्लोनिक जर्क्स है और बाय फटीग एंड अल्कोहल। कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है आपको इसमें नहीं देखने को मिलता। इनहेरिटेड पॉलीजेनिक कॉज भी हो सकता है। फिर लॉन्ग ड्यूरेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी इनको देनी पड़ती है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्यों? क्योंकि जो है आगे जाकर इनको जीटीसीएस और एक्शन सीजर भी आ सकता है, इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वाली थेरेपी जो है इनको देनी पड़ती है। ईईजी पे आपको जो है बायलैटरल 4 to 6 हर्ट्ज पॉलीस्पाइस एंड वेव का पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत क्योटिक पैटर्न होता है ऐसा वाला, दैट इज बायलैटरल 4 to 6 हर्ट्ज पॉलीस्पाइस एंड वेव पैटर्न जो है देखने को मिलता है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का। तो ये मायोक्लोनिक जर्क की हिस्ट्री कैसे दी जाएगी आपको एग्जाम के अंदर? मायोक्लोनिक जर्क की हिस्ट्री ऐसी दी जाएगी कि पेशेंट जो है ब्रश कर रहा था और अचानक से ब्रश गिर गया। पेशेंट जो है लिख रहा था और अचानक से उसके हाथ से जो है पेन नीचे गिर गया। ऐसी हिस्ट्री जाएगी मायोक्लोनिक जर्क्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक 16 साल का बच्चा है जो कि प्रेजेंट करता है आफ्टर हिज मदर विटनेस्ड हिम हैविंग अ सीजर विद बोथ आर्म्स एंड लेग्स शेकिंग। अगर सीजर है विद बोथ आर्म्स एंड लेग्स शेकिंग तो ये क्या है? बेसिकली आपका जीटीसीएस है। प्लस ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग शी सेज दैट ही स्पिल्स हिज ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग। स्पिल करता है ब्रेकफास्ट, मतलब चमचे से स्पिल कर जाता है आपका बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है? इसको मायोक्लोनिक जर्क आ रहा है। प्लस हैज फ्रीक्वेंट स्टेयरिंग स्पेल्स इन द स्कूल, मतलब एब्सेंस सीजर भी है। तो ये तीनों जब प्रेजेंट होता है तो क्या डायग्नोसिस होता है आपका? जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इस एपिलेप्सी को लोगों ने दूसरा नाम भी दिया हुआ है केलॉग्स एपिलेप्सी, क्योंकि केलॉग्स हम कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ब्रेकफास्ट कब करते हैं? उठने के बाद करते हैं। और ऑन अवेकनिंग मायोक्लोनिक जर्क्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए केलॉग्स एपिलेप्सी के नाम से भी आप जो है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी को जानते हो। फिर हम बात करते हैं मेडियल या फिर सॉरी मेडियल नहीं, मेजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के बारे में। देखियो, मेजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो है ये भी आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग रेजिस्टेंट होता है। जैसे आपका एटिपिकल एब्सेंस सीजर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग रेजिस्टेंट था, वैसे ही आपका जो मेजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होता है ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है रेजिस्टेंट होता है। इसमें आपको फोकल सीजर देखने को मिलेगा विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस। अब आपने बोला कि फोकल सीजर है, हाँ जी फोकल सीजर है। तो क्या फोकल सीजर में एक डिस्क्रीट लीजन होता है? हाँ जी डिस्क्रीट लीजन होता है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट लीजन कहाँ पे है? यहाँ पर डिस्क्रीट लीजन है आपके टेम्पोरल लोब के अंदर इन हिप्पोकैम्पस एरिया। हिप्पोकैम्पस एरिया आपका छोटा हो जाता है, हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस हो जाता है। इस एरिया के अंदर आपका हिप्पोकैम्पस लोब जो है, टेम्पोरल लोब जो है छोटा हो जाता है ड्यू टू हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस। विजुअल हेलुसिनेशंस आपको देखने को मिलता है, और ये विजुअल हेलुसिनेशन जो है फॉर्म्ड होता है। फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन मतलब कंप्लीट इमेज ऑफ दैट विजुअल हेलुसिनेशन इज फॉर्म्ड इन द माइंड, इन द ब्रेन ऑफ द पेशेंट। जैसे अचानक से रूम के अंदर आप बैठे हो पेशेंट के साथ और पेशेंट बोलेगा कि मेरे सामने ट्रक आ रही है। रूम के अंदर कोई ट्रक का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अचानक से वो बोलेगा कि मुझे पूरा ट्रक दिख रहा है। ट्रक क्या? ट्रक का नंबर प्लेट भी दिख रहा है। तो इसे कहते हैं फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशंस। कंप्लीट इमेज जो है विजुअल हेलुसिनेशंस के अंदर बन जाती है आपके पेशेंट के ब्रेन के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशंस। साथ में हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर्स होती है इन चाइल्डहुड, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। और साथ में डेजा वू भी जो है प्रेजेंट होता है पेशेंट के अंदर। डेजा वू मतलब क्या? फैमिलियरिटी विद अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो सर्जरी है। कौन सा सर्जरी? टेम्पोरल लोबेक्टोमी। लेकिन पूरे लोब को नहीं रिमूव करते हम ऑब्वियसली। पूरे लोब को क्यों रिमूव करेंगे? काफी सारे फंक्शंस होता है टेम्पोरल लोब के, लेकिन हम एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट जो होता है टेम्पोरल लोब का उसको रिमूव कर देते हैं, टेम्पोरल लोबेक्टोमी। ये बेसिकली आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है सर्जरी वाला ऑफ योर मेजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। अब हम बात करते हैं आपका, शायद से लास्ट पेज है, हाँ जी लास्ट पेज है। अब हम बात करते हैं सीरियल डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन को। अभी तक हमने जितना पढ़ा, सीरियल डिसऑर्डर को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फोकल सीजर्स, दूसरा जनरलाइज सीजर। जो फोकल सीजर होता है ये दो टाइप का होता है, मोटर मैनिफेस्टेशन के साथ हो सकता है, नॉन मोटर मैनिफेस्टेशन के साथ हो सकता है। मोटर मैनिफेस्टेशन दोनों के अंदर सेम हुई होती है, टोनिक, अटोनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक। आपको पता है टोनिक मतलब क्या? टोन बढ़ जाता है। अटोनिक मतलब टोन घट जाता है। क्लोनिक मतलब जर्की कंटिन्यूअस मूवमेंट। मायोक्लोनिक मतलब क्या? जर्की इंटरमिटेंट मूवमेंट्स। नॉन मोटर मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है? नॉन मोटर मैनिफेस्टेशन ऑफ फोकल सीजर्स कैन बी सेंसरी मैनिफेस्टेशन या फिर बिहेवियरल अरेस्ट हो सकता है। ओके, सेंसरी मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या हो सकता है? पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया मतलब टिंगलिंग सेंसेशंस ओवर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये टिंगलिंग सेंसेशंस कब आएंगे? सेंसरी मैनिफेस्टेशन कब होगा? फोकल सीजर के अंदर, जब एक डिस्क्रीट लीजन लाई करेगा पैराइटल लोब के अंदर। जब डिस्क्रीट लीजन लाई करेगा इन द पैराइटल लोब, तब जो है आपको ये सीजर्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर सेंसरी मैनिफेस्टेशंस होंगे ऑफ पैरास्थीसिया। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि बिहेवियरल अरेस्ट
का भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है फोकल सीजर्स के अंदर। बिहेवियरल अरेस्ट मतलब स्टेयर लुक। देखो हमने अभी तक स्टेयर लुक सिर्फ और सिर्फ एब्सेंट सीजर में पढ़ा था, जो कि जनरलाइज सीजर का टाइप था। अभी तक हमने स्टेयर लुक कहां पर पढ़ा था? सिर्फ और सिर्फ एब्सेंट सीजर के अंदर पढ़ा था, जो कि जनरलाइज सीजर का पार्ट था। लेकिन आपको ये जो स्टेयरिंग लुक है फोकल सीजर्स के भी बिहेवियरल अरेस्ट मैनिफेस्टेशन में देखने को मिल सकता है। अब दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फोकल सीजर्स वाले स्टेयर लुक को और एब्सेंट सीजर वाले स्टेयर लुक को कैसे हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम जनरलाइज सीजर को पढ़ लेते हैं। इसमें भी मोटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है। टोनिक, टोनिक के अंदर क्या होगा? टोन बढ़ जाएगा। एटोनिक के अंदर आपको टोन घट जाएगा। टोन घट जाने के कारण एटोनिक सीजर कभी भी आए तो आपको जो है फॉल की हिस्ट्री मिलेगी साथ में। क्लोनिक, क्लोनिक मतलब जर की कंटिन्यूअस मूवमेंट्स। मायोक्लोनिक मतलब जर की इंटर मूवमेंट्स, जर की इंटरमीडिएट मूवमेंट्स मतलब मायोक्लोनिक। ठीक है। फिर टोनिक और क्लोनिक साथ में अगर हो तो जीटीसीएस बोल देंगे हम उसे। फिर नॉन मोटर मैनिफेस्टेशंस ऑफ जनरलाइज्ड सीजर्स कैन बी एब्सेंट सीजर्स के फॉर्म में आ सकता है। और एब्सेंट सीजर के दो टाइप हमने पढ़े थे, टिपिकल और एटिपिकल। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया आपके सीजर डिसऑर्डर का। हाँ जी, ठीक है। अब हम बेसिकली फोकल सीजर्स को और एब्सेंट सीजर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि फोकल सीजर्स भी आपके मैनिफेस्ट कर सकते हैं स्टेयर लुक के साथ, और एब्सेंट सीजर्स के अंदर तो स्टेयर लुक आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन पहले इन डिफरेंस को समझने के पहले हमको ऑरा समझना चाहिए कि ऑरा मतलब जो आपके पीरियड्स नहीं, सॉरी, सीजर्स के पहले जो आपके सिम्टम्स आते हैं उसको हम ऑरा कहते हैं। ये प्रीमोनिटरी सिम्टम्स से अलग होता है। प्रीमोनिटरी सिम्टम्स अलग होता है, ऑरा अलग होता है। ऑरा मतलब हेलुसिनेशंस आते हैं। अब ये हेलुसिनेशंस आपके तीन टाइप के हो सकते हैं। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, और विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस तब होंगे जब आपका डिस्क्रीट लीजन लाई करेगा मीडियल टेम्पोरल लोब के अंदर। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस तब होंगे जब आपका डिस्क्रीट लीजन लाई करेगा लैटरल टेम्पोरल लोब के अंदर। और आपका विजुअल हेलुसिनेशंस तब पॉसिबल होगी जब आपका डिस्क्रीट लीजन जो है लाई करेगा ऑसिपिटल लोब के अंदर। आपने एक चीज जो मैंने हर लोब के साथ, हर हेलुसिनेशन के साथ बताई कि डिस्क्रीट लीजन होना चाहिए उस पार्ट के अंदर, उस लोब के अंदर डिस्क्रीट लीजन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑरा, माने कि ये सारे हेलुसिनेशन जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ फोकल सीजर्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जनरलाइज सीजर के अंदर आपको ऑरा जो है नहीं देखने को मिलेगा। जनरलाइज सीजर के अंदर आपको ऑरा, हेलुसिनेशन जो है नहीं देखने को मिलेंगे। फोकल सीजर्स के अंदर आपको हेलुसिनेशंस, ऑरा जो है देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो एब्सेंट सीजर्स बेसिकली जनरलाइज सीजर का ही तो पार्ट है ना, तो इसके अंदर आपको जो ऑरा है नहीं देखने को मिलेगा, और फोकल सीजर्स के अंदर ऑरा जो है देखने को मिलेगा। बाकी पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो है ऑनसेट। फोकल सीजर्स किसी भी एज में आ सकते हैं। एब्सेंट सीजर जो है इनका एज ऑफ ऑनसेट होता है 4 to 8 ईयर्स, इसलिए मैंने पहले याद करने को बोला था आपको। ऑरा, फोकल सीजर्स के अंदर ऑरा प्रेजेंट होगा, हेलुसिनेशन प्रेजेंट होंगे। एब्सेंट सीजर के अंदर ये हेलुसिनेशन ऑरा जो है एब्सेंट होंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसी दो चीजें हैं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, और ऑटोमेटिज्म जो है ये भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। कंफ्यूजन जो है, पोस्ट टिक्टल कंफ्यूजन फोकल सीजर्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एब्सेंट सीजर के अंदर पोस्ट टिक्टल कंफ्यूजन जो है एब्सेंट होता है। एमआरआई के अंदर आपको फोकल लीजन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फोकल सीजर के अंदर डिस्क्रीट लीजन देखने को मिलेगा। वही एब्सेंट सीजर के अंदर आपको नॉर्मल नॉर्मल एमआरआई जो है देखने को मिलेगा। ईईजी के अंदर आपको फोकल डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे, और एब्सेंट सीजर के आपको पता है ईजी पर आप डायग्नोसिस कैसे बनाते हो? 2 to 4 हर्ट्ज का स्पाइक एंड वेव पैटर्न अगेंस्ट नॉर्मल बैकग्राउंड। ऑटोमेटिज्म दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे हम जो है फोकल सीजर और एब्सेंट सीजर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ये दो सवाल जो है आप सॉल्व करिए कि क्या है। पहला सवाल, अ 27 ईयर ओल्ड मेल बिगिंस टू एक्सपीरियंस अनयूजुअल ओडर फॉलोड बाय इनएबिलिटी टू स्पीक। अनयूजुअल ओडर मतलब क्या? बेसिकली olfactory hallucinations. Afterwards, the man appears dazed, cannot remember. Dazed मतलब confused है, cannot remember what has occurred. MRI of his brain is likely to show a lesion in which of the following area? जो कि olfactory hallucination है, तो olfactory hallucination मतलब बेसिकली olfactory hallucination मतलब medial temporal lobe, और medial temporal lobe के अंदर ही आपका हिप्पोकैम्पस लाई करता है, इसलिए आपका हिप्पोकैम्पस हो जाएगा। medial temporal lobe के अंदर ही हिप्पोकैम्पस लाई करता है, ये आप याद रखें। फिर एक होता है आपका a 14 year old male admitted with history of staring look followed by confusion. staring look है followed by confusion, तो ये तो आपका पता है क्या होगा? फोकल सीजर विद इंपेयर्ड अवेयरनेस। क्यों बताते हैं, देखो। पोस्ट टिक्टल कंफ्यूजन एब्सेंट सीजर के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होता, तो एब्सेंट सीजर तो आपका गलत हो जाएगा। जीटीसीएस के अंदर जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेगी, और ऑटोनिक सीजर के अंदर फॉल की हिस्ट्री दी जाएगी, तो ये फोकल सीजर ही होगा विद इंपेयर्ड अवेयरनेस। यहां पर हम खत्म करते हैं। अगले इसमें जो है हम ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सीजर डिसऑर्डर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।